तो हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें 3 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं। आप देखेंगे कि एक फिगर बनाया हमने जिसमें कि 3 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, है ना, और तीनों एक सर्किल में रोटेट कर रहे हैं इस तरह से कि तीनों की वेलोसिटी इक्वल है। इक्वल स्पीड से ये तीनों इस सर्किल के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं और ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच में लग रहा होगा उसी फोर्स के कारण से रिवॉल्व कर रहे हैं। किसी भी इंस्टेंट पर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर रहते हैं हमेशा। तो ये जो सर्किल है, सर्किल का रेडियस है r और इस सर्किल के सेंटर पर भी एक चार्ज दिया गया है और वो चार्ज है -2q। ये चार्ज सर्किल के सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक। और इस चार्ज के अट्रैक्शन के कारण से ये तीनों चार्जेज, पॉइंट चार्जेज, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो हमें पता करना है फाइंड स्पीड ऑफ each point charge so that they can move on circular path of radius r and also lie at 3 vertices of an equilateral triangle at any instant। हर इंस्टेंट पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पर ही रहेंगे, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से, जो सेंटर है सर्किल का, वहाँ से एक साइड पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसे, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो एंगल है, आप देखेंगे ये एंगल है 60 डिग्री जो है, ये होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। और ये रेडियस है r। तो इसमें से ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं r sin 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और उतना ही डिस्टेंस ये भी हो जाएगा r sin 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का। तो टोटल साइड का लेंथ जो हो गया, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2r sin 60 डिग्री, 2r इंटू sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3r। तो ये कहा जा सकता है कि हर दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन √3r है, क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ आया ये आ गया √3r, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि किसी एक पॉइंट चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट चार्ज है, इस पर एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, है ना। ये फोर्स कौन लगाएगा, ये वाला चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स होगा वो हो जाएगा k का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3r का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो चार्ज है ये भी इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये रिपल्सिव फोर्स आएगा इधर की तरफ, है ना।
तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर आया और मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। इसको जस्ट हम लोग लिख देते हैं F। ठीक, अब एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो जो सेंटर पर चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को जो सबसे ऊपर दिख रहा है उसको ये अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ। कितने फोर्स से? ये फोर्स लगाएगा K इंटू -2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है R स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ये जो दो फोर्सेज हैं इनको हम लोग रिजोल्व करेंगे। देखेंगे ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री, क्योंकि एक बिलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा टोटल एंगल, और आधा आधा कर देंगे तो ये 30-30 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 30 है। तो इस एफ का कंपोनेंट एक ऊपर आएगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ कॉस 30 डिग्री, और इधर एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, वो आएगा एफ साइन 30 डिग्री। वैसे ही इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा एफ साइन 30 और ऊपर आ जाएगा एफ कॉस 30। तो ऊपर एफ कॉस 30 पहले से था, अब इसको हम लोग डबल कर देते हैं क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये एफ साइन थीटा और ये एफ साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो चार्ज है, जो सबसे ऊपर चार्ज दिख रहा है, उस पर दो तरह के फोर्सेज लग रहे हैं अभी। एक तो ये फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और ये लग रहा है सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और साथ में चूंकि ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा v²/r। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू, देखेंगे जिधर एक्सेलरेशन है यानी सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है 2kq²/r², 2kq²/r², और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है ये 2f cos 30। तो लिखेंगे माइनस 2f cos 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? v²/r। इसको लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये हो गया 2kq²/r² माइनस 2f का वैल्यू यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पर हमने जो लिखा था इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे f के जगह पर। यह है kq²/√3r का होल स्क्वायर। तो kq²/√3r का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर जो cos 30 है इसका वैल्यू रख देंगे √3/2 इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी आएगी, है ना, वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा kq²/m इंटू r इंटू 2 - 1 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो ये आ गया हर चार्ज का, एवरी चार्ज की वेलोसिटी आ गई। तो एक और एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक हेक्सागन बनाया गया है। ये रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन के जो 6 वर्टिसेज होते हैं उनमें से 5 वर्टिसेज पर आइडेंटिकल चार्जेस दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर 5 वर्टिसेज पर चार्जेस रखे गए हैं और एक जो वर्टिस है वो खाली है, और सेंटर पर
एक और चार्ज दिया गया है, इसका वैल्यू है Q। ठीक, तो ये जो हेक्सागन है, हेक्सागन का हर साइड का लेंथ हमें दिया गया है L, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो हर साइड का लेंथ इक्वल आएगा, है ना। हमसे पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन the charge at center of hexagon, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि जितने भी चार्जेज हैं, हर चार्ज के कारण से इस सेंटर वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सबसे ये इक्वी डिस्टेंस है ना। ये हेक्सागन है तो देखेंगे कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री बनेगा, ये वाला भी 60 डिग्री बनेगा, है ना। सारे एंगल 60-60 के आएंगे। अच्छा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ के होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला एंगल भी 60 और फिर ये भी 60 होना चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसके साइड्स का लेंथ जो है सारे लेंथ इक्वल होंगे और एल लेंथ के हो जाएंगे। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कि इस सेंटर वाले चार्ज पर अगर फोर्स निकालना हो तो सारे चार्ज के कारण से फोर्स निकाल करके हमें देखना होगा, है ना। तो अगर ऐसा करें कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण से इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा इधर, है ना। और उसी तरह से ये जो चार्ज है इसके कारण से इधर फोर्स आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, उसी तरह से ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसके कारण से फोर्स आएगा इधर और उसके जस्ट अपोजिट ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये एक चार्ज है जो कि इस पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, अब उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जो चार चार्जेस थे, एक ये और ये, इन चारों के कारण से फोर्स मिलकर के कैंसिल हो गया, तो रह गया सिर्फ एक चार्ज ये वाला। तो इसके कारण से इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो L के इक्वल होगा, है ना। तो ये एक तरह तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर आप समझें यहाँ पर कि अगर ऐसा होता कि यहाँ भी एक चार्ज होता, है ना, यहाँ भी एक चार्ज होता, तो इस Q पर नेट फोर्स होता 0, 6 चार्जेज हो जाते, सारे वर्टिसेस पर चार्जेज होते, तो इस सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स हो जाता 0, है ना। लेकिन एक चार्ज इसमें से गायब हो गया, है ना। एक चार्ज अगर गायब हो गया तो क्या कह सकते हैं कि इस चार्ज के कारण से जो फोर्स इधर की तरफ आएगा उतना ही फोर्स बाकी पांचों मिल करके, बाकी जो 5 चार्जेज हैं ये मिल करके यहाँ पर उतना ही फोर्स इधर की तरफ लगा रहे होंगे, तभी वो कैंसिल होकर के 0 हो रहा है ना। तो बाकी 5 चार्जेज के कारण से फोर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस एक चार्ज के कारण से उस पर फोर्स निकाल लेंगे, उतना ही फोर्स बाकी 5 चार्ज मिल करके अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो सारे फोर्स मिल करके कैंसिल हो रहे हैं। ठीक, तो सिर्फ इस चार्ज के कारण से जो फोर्स आएगा वो इतना ही आएगा, KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। बस क्या होगा कि इसके कारण से डायरेक्शन आएगा इधर और बाकी 5 मिल करके इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसा कि मान लेते हैं कि अपने पास एक
हॉलो स्फीयर है, ठीक। अगर मान लें एक हॉलो स्फीयर है और इसका छोटा सा पार्ट जो है, यहाँ पर छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ का जो चार्ज है मान लेते हैं dq है, ठीक। और कहीं यहाँ पर एक चार्ज रखा है q, ठीक। ये जो हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक। लेट a charge q is uniformly distributed on the hollow sphere of रेडियस r, इसका रेडियस r है। इसमें से बट a small element of sphere having charge dq is removed, then find the force on charge q at the center of sphere। तो हम क्या करेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि अगर ये स्फीयर पूरा कंप्लीट होता, थोड़ा भी पार्ट अगर इसमें से रिमूव नहीं किया गया होता, तो सारे चार्जेज इसको रिपेल करके नेट फोर्स जीरो करते हैं, है ना। मतलब ये जो चार्ज q है, इस पर नेट फोर्स होता जीरो। लेकिन ये जो dq हमने चार्ज हटा दिया, जिससे वो फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया, तो ये कहा जा सकता है कि ये dq चार्ज इस पर जितना फोर्स इधर लगाएगा, उतना ही फोर्स बाकी जो पूरा पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, ये सारा रिमेनिंग पार्ट मिल करके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि जब स्फीयर कंप्लीट था तो नेट फोर्स था जीरो, तो ये नेट फोर्स जीरो हो जाता है ना। तो अगर हमें रिमेनिंग पार्ट के कारण से फोर्स निकालना हो, तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो dq चार्ज है इसके कारण से जो फोर्स लग रहा होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा उस फोर्स का भी। तो इस dq चार्ज के कारण से इस पर जो फोर्स आएगा, वो हम लोग लिखेंगे k q इंटू dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इतना फोर्स ये छोटा सा एलिमेंट इस पर लगा रहा होगा इधर, और बाकी पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, है ना। तो जब ये स्फीयर कंप्लीट होगा, तो ये कुल मिलाकर के फोर्स कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स इस चार्ज पर जीरो आ जाएगा ना। हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक रॉड दिया गया है, ये रॉड हो गया जिसका कि लेंथ है l, है ना। इसका लेंथ l दिया हुआ है और इस पर q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर टोटल चार्ज है q, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रॉड से a डिस्टेंस पर, यहाँ से इसके एक एंड से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है स्मॉल q, है ना। टोटल q चार्ज is uniformly distributed on the rod. Find the force
of interaction of charge particle and rod। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि चूँकि अपना जो कूलम्ब्स फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रॉड है ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए डायरेक्ट वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। मान लेते हैं कि जो पॉइंट चार्ज है स्मॉल q, वहाँ से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं इस रॉड के ऊपर, है ना। dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो उस छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट dq is equal to q by l into dx। तो जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया उस पर चार्ज आएगा q by l into dx। सो फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू this small element will be given by df is equal to k q dq divided by x स्क्वायर, है ना। अगर हम बात करें ये जो एलिमेंट है इस पर चार्ज dq आया, तो ये एक पॉइंट चार्ज बन गया, छोटा सा चार्ज है, और ये भी एक पॉइंट चार्ज है। तो दोनों पॉइंट चार्ज है, तो जो कूलम्ब्स का फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। तो वो फॉर्मूला आएगा कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट q इंटू डी क्यू बाई डिस्टेंस x का स्क्वायर, है ना। तो इस फॉर्मूले में देखेंगे यहाँ पर वही हमने अप्लाई किया है। तो अगर इसको इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा उस पॉइंट चार्ज पर रॉड के कारण से, है ना। तो ये आएगा F, और x का जो वैल्यू है देखेंगे कि ऐसा ही एलिमेंट हमें यहाँ से ले करके यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर होगा a, और यहाँ पर आएगा a प्लस l। तो इसका x का जो लिमिट है वो होना चाहिए a से a प्लस l तक, है ना, a टू a प्लस l। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे k q dq का वैल्यू यहाँ से फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आएगा q dx बाई l बाई एक्स स्क्वायर a टू a प्लस l। तो f इज इक्वल टू जो इसमें कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर a टू a प्लस l। तो k q बाई l, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई एक्स a टू a प्लस l। तो k q बाई l लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस l, है ना। तो चाहे तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। इतना फोर्स लगेगा, रॉड जो है पॉइंट चार्ज पर इतना फोर्स लगाएगा, और पॉइंट चार्ज भी रॉड के ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा। तो हम एक एग्जांपल करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि दो बॉल दिए गए हमें
जिन पर इक्वल चार्ज है ना, इक्वल चार्ज है, और ये किसी एक ही पॉइंट से एक स्ट्रिंग से लटकाए गए हैं इस तरह से। दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल से ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा है ना। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया कि इस दो बॉल का जो सिस्टम है, जो चार्ज का सिस्टम है, इसको एक लिक्विड में डाला गया है ना। ये सपोज एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर इस सिस्टम को रख दिया गया। ठीक, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो, लिक्विड की डेंसिटी रो दी गई है, और जो बॉल का मटेरियल है उसकी डेंसिटी है सिग्मा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल्स इज सिग्मा, है ना। अच्छा, जब लिक्विड में डुबाया गया तो ये एंगल अभी भी चेंज नहीं हुआ, एंगल अभी भी थीटा ही है। ठीक, तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, या यूं कहें कि इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है के, है ना। तो एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि जब इक्विलिब्रियम में ये दोनों बॉल्स होंगे तो चाहे एयर में हो या लिक्विड में हो, दोनों ही केस में जो थीटा है वो इक्वल है। वी हैव टू फाइंड the relative permittivity or dielectric constant of liquid so that angle theta in equilibrium do not change when system is placed in लिक्विड। ठीक, तो इक्विलिब्रियम में दोनों ही केस में एंगल थीटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो अगर ऐसा मान लें कि दोनों चार्जेस, दोनों बॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है ये जो है अभी है आर, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, है ना। रिपल्सिव, वो दोनों पर चार्ज क्यू है, तो रिपल्सिव फोर्स आएगा एफ नॉट। एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा, और नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा mg, है ना। अच्छा, इस पर भी इधर एफ नॉट फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे आएगा mg फोर्स। साथ में इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स होगा T। इस T के दो कंपोनेंट रिजोल्व किए जा सकते हैं, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि आएगा T cos थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T sin थीटा, है ना। तो पहले हम देखेंगे कि एयर में जब था तो इक्विलिब्रियम में जो है tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करें तो आएगा T sin थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट इज इक्वल टू
1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम से टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा tan थीटा का वैल्यू, और ये आएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम जी। ठीक, ये आ गया पहला रिलेशन। अब जब ये लिक्विड में सिस्टम को रखा गया तब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स आएगा एम जी, है ना। अच्छा, इधर जो फोर्स आएगा वो पहले से कम हो गया होगा, अब हो गया होगा एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर या के, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इस पर भी वैसे ही फोर्स आया होगा, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। इसका वैल्यू चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई के आर स्क्वायर। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है। दोनों चार्जेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी भी आर है, क्योंकि ये थीटा चेंज नहीं हुआ और ना ही स्ट्रिंग चेंज हुआ है। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अब मान लेते हैं कुछ चेंज हो गया, टी डैश हो गया। तो इस टी डैश के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टी डैश कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल आएगा टी डैश साइन थीटा। ठीक। अच्छा, एक बायंसी फोर्स आएगा इस पर, जो कि बायंसी फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, उसको हम लोग लिख देते हैं बी। राइट वाले बॉल पर भी नीचे आएगा एम जी, ऊपर आएगा बायंसी और एक टेंशन आएगा टी डैश। तो दोनों ही बॉल इक्विलिब्रियम में है। तो किसी भी एक बॉल का इक्विलिब्रियम हम देख लेते हैं, है ना। तो इसकी बात करें अगर, तो जब सिस्टम को लिक्विड में डुबा दिया गया उस केस में देखेंगे, अगर इसका इक्विलिब्रियम देखें तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से टी डैश साइन थीटा और ये फोर्स एफ नॉट बाई के इक्वल होंगे। तो यह आएगा टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो के है ये रिलेटिव परमिटिविटी कर सकते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर सकते हैं। इसी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। ठीक। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम से देखेंगे तो टी डैश कॉस थीटा और बायंसी, दो फोर्सेज ऊपर लग रहे हैं और नीचे लग रहा है एम जी, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर लग रहा है टी डैश कॉस थीटा प्लस बायंसी और नीचे लग रहा है एम जी, है ना। यानी टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस बायंसी, है ना। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सोल्व करेंगे। अगर इनका रेशियो निकालें तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के एम जी माइनस बी, है ना। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अब ये दो इक्वेशन अपने पास, एक तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को ही सोल्व करते हैं। दोनों में tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, तो यहाँ से आएगा एफ नॉट बाई एम जी इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के इंटू एम जी माइनस बायंसी। तो देखेंगे यहाँ से एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना। एफ नॉट और एफ नॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से के का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि आएगा एम जी
डिवाइडेड बाई mg माइनस b, है ना। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ये जो बॉल है, यहीं पर देख लेते हैं, ये जो बॉल है अगर इसका वॉल्यूम v हो तो नीचे की तरफ इसका जो वेट आएगा सिग्मा v इंटू जी, ये हो गया mg, है ना। सिग्मा क्या है, इसके मटेरियल की डेंसिटी है, और ऊपर की तरफ जो बायंसी फोर्स लगेगा वो आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू v इंटू जी, है ना। ये हो गया बायंसी फोर्स। तो अगर इनके वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं तो ये आएगा सिग्मा वी जी डिवाइडेड बाई सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी, है ना। तो यहाँ से k का जो वैल्यू आया वो हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो। तो ये अपना फाइनली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू आ गया, यही आंसर है ना। इस एग्जाम्पल में हमें 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए, है ना। एक पॉइंट चार्ज दिया गया है a,0 पर, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है q, ठीक। अच्छा, वैसे ही दूसरा चार्ज दिया गया है निगेटिव x एक्सिस पर, जिसका कोऑर्डिनेट है -a0, और इसका भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी q है, ठीक। एक चार्ज हमें दिया गया यहाँ पर ओरिजिन पर, ओरिजिन पर जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये चार्ज है q0। हमें पता करना है कि इस चार्ज को अगर x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस किया जाए या y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस किया जाए तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो बताएगा कि इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल है या अनस्टेबल है ना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ equilibrium of charge q0 if it is displaced along x-axis and displaced along y एक्सिस, है ना। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि अभी जो है ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जब डिस्प्लेस करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अभी जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है ना। तो अगर देखेंगे अभी यहाँ पर नेट फोर्स इस पर 0 है। एट ओरिजिन charge particle is in equilibrium, है ना। अभी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर ऐसा करें कि इसको x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया जाए, जो सबसे पहला पार्ट में पूछा गया हमसे कि x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करने से क्या होगा, है ना। तो अगर ऐसा करें कि जो पॉइंट चार्ज है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में इधर, तो देखेंगे कि जैसे ही इधर आएगा तो इस चार्ज के कारण से इस पर जो फोर्स होगा इधर की तरफ वो ज़्यादा हो जाएगा, इसका जो फोर्स होगा उल्टा डायरेक्शन में, है ना। तो इस पर नेट फोर्स जो है वो लगेगा ओरिजिन की तरफ, तो रिलीज कर देने से इसको छोड़ दिया जाए वहाँ पर डिस्प्लेस करके, तो इसको वापस ये फोर्स खींच करके ओरिजिन पर ले जाएगा। उसी तरह से अगर इसको हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं इधर, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में, अगर उसको डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे
तो इस चार्ज के कारण से जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, वो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा इस चार्ज के कारण से जो फोर्स होगा, है ना। तो इस तरह से इस पर नेट फोर्स लगेगा ऑरिजिन की तरफ, और ये फिर से ऑरिजिन की तरफ पहुंच जाएगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसको डिस्प्लेस करने से और थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देने से ये वापस ऑरिजिन पर चला जाता है। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो कह सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, है ना। इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब आते हैं दूसरा पार्ट पर। दूसरा पार्ट में जो है हमसे पूछा गया वाई एक्सिस के लॉन्ग, है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग बताना है। तो अगर ऐसा करें कि इस चार्ज पार्टिकल को वाई एक्सिस की तरफ इधर डिस्प्लेस करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर इस चार्ज के कारण से फोर्स लगेगा इधर, और इस चार्ज के कारण से भी फोर्स लगेगा इधर, है ना। तो दोनों के फोर्सेज का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वाई एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और इस चार्ज को ये खींच करके वापस और इक्विलिब्रियम से दूर कर देंगे। उसी तरह से अगर इस चार्ज को मैं ऑरिजिन से निगेटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं इधर, तो इस चार्ज के कारण से फोर्स लगेगा इधर, और इस चार्ज के कारण से फोर्स लगेगा इधर। दोनों इसको रिपेल कर रहे होंगे, तो नेट फोर्स आएगा निगेटिव वाई डायरेक्शन में। यानी अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो ये चार्ज पार्टिकल को और ऑरिजिन से दूर कर देंगे, इधर भेज देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज पार्टिकल को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर चला जाता है, और इसलिए वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। तो कहेंगे कि इक्विलिब्रियम along y axis is unstable equilibrium, unstable equilibrium। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो Q नॉट चार्ज है अगर ये निगेटिव होता फिर क्या होता, है ना। इफ Q नॉट इज निगेटिव देन, तो वो वाला केस समझ लेते हैं। एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है, ठीक, और यहाँ पर माइनस Q नॉट चार्ज है, ठीक। अब ऐसा होगा कि इस चार्ज को ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अभी तो नेट फोर्स 0 होगा, है ना। लेकिन अगर इस चार्ज को थोड़ा सा इधर खिसका दिया जाए तो इस चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स बड़ा हो जाएगा और इस चार्ज को खींच करके और इधर ले जाएगा अपने पास, यानी इक्विलिब्रियम से दूर कर देगा। उसी तरह से अगर इस चार्ज को थोड़ा सा लेफ्ट में डिस्प्लेस करके छोड़ें तो इस चार्ज का फोर्स ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी इस चार्ज को ये भी खींच करके ले जाएगा अपनी तरफ इधर, तो इक्विलिब्रियम से दूर हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में ऐसा होगा कि जब भी इस चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम से और दूर चला जाता है ना। तो कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस विल बी अनस्टेबल, ठीक। अगर इस चार्ज को y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करें, मान लेते हैं इस चार्ज को हमने यहाँ पर ला दिया, ये निगेटिव चार्ज है, तो देखेंगे ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इधर और ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा इधर, तो नेट फोर्स आएगा ऑरिजिन की तरफ नीचे, है ना। तो अगर इसको y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये खींच कर वापस इक्विलिब्रियम पर इसको ले आएंगे। अगर इस चार्ज को इधर ले जाया जाए निगेटिव y एक्सिस पर,
तो एक चार्ज इधर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स, और एक चार्ज इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा ऑरिजिन की तरफ। तो फिर से अगर यहाँ से इस चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वापस खिसक करके इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगा, और इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग इस चार्ज के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो कहा जा सकता है इक्विलिब्रियम along y-axis will be unstable, है ना। तो देखेंगे जो ऊपर कंडीशन दिया गया था वैसा ही कंडीशन यहाँ पर है, बस सिर्फ जो ओरिजिन पर चार्ज था पहले प्लस क्यू नॉट था, अब जो है माइनस क्यू नॉट हो गया। तो सारे कंडीशन उल्टे हो गए, जो इक्विलिब्रियम का जो टाइप था वो चेंज हो गया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर स्टेबल था, वाई एक्सिस के लॉन्ग अनस्टेबल था, और जबकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग अनस्टेबल हो गया और वाई एक्सिस के लॉन्ग स्टेबल हो गया।